द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पर कोई उनको काम कंप्लीट करवाना होता है तो उसके लिए वो जो है कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं और उन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वो अपना काम कराते हैं। जैसे अब सपोज कि गवर्नमेंट को रोड जो है बनवाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल हाईवेज या फिर स्टेट हाईवेज जो है स्टेट गवर्नमेंट को बनवाना होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को जो है रोड बनाने की जिम्मेदारी दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके उस रोड को बनाकर कंप्लीट करके जो है वो दे देता है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर जो है उस काम को कंप्लीट करने के लिए जिन भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, सपोज कि 1 साल का काम है, 6 महीने का काम है, और फिर जो है उसके लिए जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं कि हर महीने जाएंगे और हर महीने सैलरी मिलेगी। वो क्या है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए काम को कंप्लीट करने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ऐसे लेबर को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको जो है डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है। क्लियर? किन के लिए? ऐसे एम्प्लॉयज जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हों। क्लियर? तो एन एक्ट टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ए वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क बाई और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे लेबर जिनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहेंगे। चाहे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है काम कंप्लीट करने के लिए, उसके नॉलेज में है या फिर नहीं है। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्रूट किया है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएंगे। सपोज कि गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने XYZ कॉन्ट्रैक्टर को जो है सिलेक्ट किया कि रोड बनानी है 10 किलोमीटर की। तो अब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो ये उसको चाहे ये पता हो चाहे ना पता हो कि एम्प्लॉय कौन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएगा। क्लियर? अब ये अप्लाई कहाँ होता है, तो इट अप्लाइज, तो सेक्शन 1 में चीज कही गई है कि इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये हर एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा ये एक्ट जहां पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं या फिर पिछले 12 महीने में 20 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो वहां पर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और वहीं पे टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ 20 और मोर वर्कमैन, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 20 या 20 से ज़्यादा पिछले 12 महीनों में जो है एम्प्लॉय किया है तो वो भी, उन पर भी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग सेक्शन में वो कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती हैं या फिर कोई नया सेक्शन ऐड कर देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस सेक्शन में जो है चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है कि टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 50 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया है या फिर पिछले 12 महीने में रिक्रूट किया गया था तो उन पर यह एक्ट लागू होगा। या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने 50 या 50 से ज़्यादा वर्कमैन जो है पिछले 12 महीने में रिक्रूट किया है तो उन पर जो है ये एक्ट लागू होगा उत्तर प्रदेश में। तो जो एक्ट आया उसमें 20 है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अमेंडमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग 50 का यहाँ पर क्राइटेरिया फिल कर दिया गया है। क्लियर? तो अब जो इस एक्ट में द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है, तो यहाँ पर जो है पहले एक सेंट्रल एडवाइजरी, यानी कि जिसको हम सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड कहते हैं, वो बनाया गया है। फिर स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बना है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनका द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर को रिक्रूट कर सकते हैं। और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और फिर लास्ट में अगर वो जो इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, फिर किसी भी प्रोविजन को ब्रेक करते हैं, तो उनके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो हम बात कर लें कि सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड जो कि सेक्शन 3 में, इस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। क्लियर? ये जो बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को लेकर जो भी सजेशंस होती हैं। तो द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिक्रूटमेंट करेगा। तो चेयरमैन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। वहीं पे द चीफ लेबर कमिश्नर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और वहीं पे सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11, यानी कि 11 से 17 मेंबर तक जो है कुछ मेंबर 11 से 17 लोग जो है एज अ मेंबर इस सेंट्रल बोर्ड में रहेंगे। तो एक चेयरमैन, एक चीफ लेबर कमिश्नर
कमिश्नर और 11 से 17 मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। वो मेंबर कौन होंगे? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, द रेलवे, द कोल इंडस्ट्री, द माइनिंग इंडस्ट्री, द कॉन्ट्रैक्टर, द वर्कमैन एंड एनी अदर इंटरेस्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 11 से 17 मेंबर होंगे वो जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ रेलवे को, कुछ कोल इंडस्ट्री को, कुछ माइनिंग इंडस्ट्री को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को और कुछ वर्कमैन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 17 मेंबर रिक्रूट करती है, मेंबर को अपॉइंट करती है, एक चीफ लेबर और एक चेयरमैन, तो टोटल 19 लोग यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड में हो सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द वर्कमैन शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल बोर्ड को, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड को, तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वर्कमैन को, उनकी संख्या जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनकी संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो या तो इक्वल हों या फिर ज़्यादा हों एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के नंबर से। क्लियर? इसी तरीके से स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड जो है वो बनाया जाता है। सेक्शन 4 में इसके बारे में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो जो है स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड अपने यहाँ पर बनाएगी और इस स्टेट बोर्ड में जो है एक चेयरमैन होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वहीं पे लेबर कमिश्नर होगा या फिर उसके एब्सेंस में कोई भी ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो वहाँ पर काम करेगा, और वहीं पे सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9। तो यहाँ पर 9 से 11 है। इससे पहले जो सेंट्रल बोर्ड था वहाँ पर जो है 11 से 17 था और यहाँ पर 9 से 11 है। तो सच नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9 एज द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट। तो यहाँ पर कितने हो गए? अगर हम मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 11 मेंबर, एक लेबर कमिश्नर, एक चेयरमैन, तो यहाँ पे 13 लोगों की टीम यहाँ पर स्टेट बोर्ड में होती है। तो यहाँ पे जो मेंबर होंगे सिमिलरली टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्री, द कॉन्ट्रैक्टर, द वर्कमैन एंड एनी अदर इंटरेस्ट इन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑट टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेट बोर्ड। तो जो मेंबर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। वहीं पे यहाँ पे भी सिंपलर कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जो वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनकी संख्या ऐसे मेंबर्स जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनसे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब तो ये बात होगी एडवाइजरी बोर्ड की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए एडवाइजरी बोर्ड बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लिए एडवाइजरी बोर्ड बना लिया। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर होगी रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसके बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन बीइंग गेजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू बी रजिस्टरिंग ऑफिसर। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी गेजेटेड ऑफिसर को जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करेगा और जो भी उसकी लिमिट्स होंगी या फिर जो भी उसके पावर होंगी वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जैसा डिफाइन करेगी वैसा होगा। यहाँ पे बात होगी कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो बाई एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विद इन स्पेसिफाइड टाइम बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड इशू टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं जो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं उनको जो है अपने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास जो है एप्लीकेशन देना होगा, जो भी फॉर्मेट है, और उसके बाद जब सभी चीज़ें कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यूपी में यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है कि ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट और ऑब्जेक्ट टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब भी कोई स्टैब्लिशमेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन देगा तो एक दिन के अंदर ही जो है वहाँ पर रजिस्टरिंग ऑफिसर को बताना होगा कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। विद इन 1 डे जो है वहाँ पे बताना होगा। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड। यानी कि अगर सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं और फिर भी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने जो है कंफर्म नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको ग्रांट मिल चुका है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं पे अब जो है रजिस्ट्रेशन हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं
हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम कराने के लिए एम्प्लॉय लेबर को रिक्रूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब लाइसेंस देने के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग ऑफिसर बनाया, अपॉइंट किया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, क्लियर। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर, सेक्शन 11 में इसकी बात कही गई है। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन बीइंग गेजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू बी लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर भी जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर होगा, और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो जो है उसकी लिमिट्स, उसकी पावर जो है वो अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पर जारी बताएगी। वहीं पे जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो लाइसेंस देगा पहली बार या फिर रिन्यू करेगा अगर जरूरत पड़ेगी, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या फिर फी, यानी कि जो भी लाइसेंस के लिए फॉर्मेट होगा, जो भी उसमें डिटेल्स देनी है, जो भी उसके लिए फीस देना होगा, वो जब कॉन्ट्रैक्टर दे देगा उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो लाइसेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा। क्लियर। तो लाइसेंसिंग से रिलेटेड कहाँ है, सेक्शन 11 में बात कही गई है। क्लियर। तो अब अगला आता है कि आप जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय है वो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस मिल गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है लेबर को रिक्रूट कर लेता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो अब जब आप बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर किसी लेबर को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपने यहाँ पर रिक्रूट करते हो तो आपको उसको कुछ वेलफेयर और उसको कुछ हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे बेनिफिट्स देने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैंटीन। तो सेक्शन 16 में कहा गया है कि वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग 100 और मोर इज ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, वन और मोर कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्रूट किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे और वहाँ पर जो लेबरों की संख्या है वो 100 से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग 100 और मोर, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो है कैंटीन की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और कैंटीन की फैसिलिटी एक या एक से ज़्यादा कैंटीन वहाँ पर उसको एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ पे देनी होगी। क्लियर। इसके बाद सेक्शन 17 में कहा गया है रेस्ट रूम इन एवरी प्लेस वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई काम है जहाँ पर रात में रुकना पड़ेगा तो उस केस में देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो रेस्ट रूम जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो भी किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, और उसी के द्वारा उसको मेंटेन किया जाइए। शैल बी सफिशिएंटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड एंड शैल बी मेंटेन्ड इन अ क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन। तो जो भी रेस्ट रूम्स हैं वो जो है वहाँ पर लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए और कंफर्टेबल कंडीशन वहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर रात में रुकना पड़ रहा है तो रेस्ट रूम भी कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर देना होगा। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ में सेक्शन 18 में बताया गया है अदर फैसिलिटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड एंड मेंटेन। तो यहाँ पे भी किसकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर जो है वहाँ पर प्रोवाइड करे, ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट कन्वीनियंट प्लेसेस। तो बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको वहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। ए सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल्स ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइप सो सिचुएटेड एज टू बी कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी जो है कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर जो है मेंटेन रखनी होगी, वहाँ पर अवेल करनी होगी जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसको एक्सेस कर सके। और वहीं पे वॉशिंग फैसिलिटीज़ यानी कि हाथ पैर मुंह धोने के लिए इन सब की फैसिलिटीज़ भी जो है, कपड़े धोने के लिए भी वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। ये सेक्शन 18 में कहा गया है। इसके अलावा भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, काम कर रहे हैं तो चोट लग सकती है, तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ की भी जो है यहाँ पे बात कही गई है सेक्शन 19 में। देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर ही जो है प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही फर्स्ट एड फैसिलिटीज जो है मेंटेन करेगा। एंड एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स ए फर्स्ट एड बॉक्स इक्विप्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट एट एवरी प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड बाय हिम। तो कॉन्ट्रैक्टर ने जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय किया है वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो वहाँ पर उसको रखना होगा, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो किसी भी टाइम पे वर्किंग आवर्स में उसको एक्सेस कर सके। वहीं पे सेक्शन 20 कहता है ऑल expenses incurred by the principal employer in providing the amenity may be recovered by the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the contractor। यानी कि अगर इन द केस जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो पे करता है कॉन्ट्रैक्टर की जगह, तो उस केस में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलेगा। उनके जो भी पैसा देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को वो वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। क्लियर। तो ये जो है
बात कही है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है एक्सपेंस इनकर करता है तो उस केस में अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको आप वेजेस भी दोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल सोल देखी जाए तो कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो सेक्शन 21 में बात कही है कि कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड सच वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अगर आपने उसको दिहाड़ी पे रखा है तो हर दिन आपको जो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वेज देना पड़ेगा। अगर आपने उसको मंथली रखा है तो मंथली के बेसिस पे आपको जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली अथोराइज्ड बाय हिम टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव टू सर्टिफाई द अमाउंट पेड एज वेजेस, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्टर अपने जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं उनको वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, तो उस वक्त जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका एथोराइज किया हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद होगा और वो जो है उसको वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सही अमाउंट मिल रहा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू इंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो जब भी वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करे तो उस वक्त जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर मौजूद हो। इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड और मेक शॉर्ट पेमेंट, यानी कि कोई ऐसा केस हुआ जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है पेमेंट नहीं कर पाता है, फिर कम अमाउंट पे करता है, देन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस इन फुल और द अनपेड बैलेंस ड्यू, यानी कि तब वहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनेगी कि वो पूरा पेमेंट करे या फिर थोड़ा पेमेंट हुआ है तो जो बचा है वो पेमेंट करे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एंड रिकवर द अमाउंट सो पेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आइदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज अ डेब्ट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है पैसा नहीं पे कर पाता है या फिर थोड़ा पैसा पे करता है तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पूरा पैसा पे करे या फिर जो भी पैसा बचा है वो पे करे और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर के अमाउंट से वो जो है डिडक्ट कर ले, यानी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो किससे काटेगा पैसा? कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देना है उससे पैसा वो काट लेगा। अब आता है कि अगर आप किसी भी रूल को, किसी भी सेक्शन को, प्रोविजन को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज या फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सेक्शन 22 में कहा गया है कि हु एवर ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट और whoever willfully refuses to produce on the demand of an inspector any register or other document kept in pursuance of this act shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी भी इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकता है या फिर अड़चने डालता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं वो कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं दे रहे हैं या फिर उसको छुपा रहे हैं तो उस केस में उनको 3 साल का जेल हो सकता है या फिर 500 रुपए का उनको फाइन लगेगा या फिर दोनों ही लग सकता है उनके ऊपर। तो यहाँ तो बात हो गई कि अगर आप इंस्पेक्टर को डिस्टर्ब करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो उस केस में आपको जो है 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपए या फिर दोनों ही आपके ऊपर फाइन लग सकता है। वहीं पे अगर आप जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उसको कॉन्ट्रावेंट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस केस में आपको जो है शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विथ बोथ, यानी कि आपको 3 महीने की जेल या फिर आपको 1000 रुपए का फाइन या फिर दोनों ही आपको लग सकता है। एंड इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन विथ एन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज फॉर एवरी डे, और अगर आप जो है फर्दर आप जो है उस प्रोविजन को तोड़ रहे होते हो तो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो जेल है 3 महीने की और 1000 रुपये है उसके अलावा आपको जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई कि अगर आप कॉन्ट्रावेंट करते हैं किसी भी एक्ट को, प्रोविजन को, तो आपके ऊपर ये फाइन लग जाएगा। वहीं पे कुछ अदर सेक्शन है जैसे कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ, तो ये सेक्शन 28 में इसके बारे में कहा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी इंस्पेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ वो स्टाफ होता है जो कि डिफरेंट जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं वहाँ पर जाते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं, बुक्स को चेक करेंगे, रजिस्टर को चेक करते हैं। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है अपने यहाँ पर इंस्पेक्टिंग स्टाफ रिक्रूट कर सकती है। वहीं पे सेक्शन 29 कहता है कि रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना जरूरी होगा। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको रजिस्टर और जो अदर रिकॉर्ड्स हैं
उसको मेंटेन करना जरूरी है। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर शैल मेंटेन सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड गिविंग सच पार्टिकुलर ऑफ contract labor employed, the nature of work performed by the contract labor, the rate of wages paid to the contract labor and such other particulars in such form as may be prescribed। तो ऐसा रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एवरी कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना जरूरी है, जहां पर कौन से लोग एम्प्लॉय हुए हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहे हैं, किस रेट से उनको वेजेस दिए जा रहे हैं और जो अदर डिटेल्स हैं, एप्लीकेबल डिटेल्स हैं, वो जो है वहाँ पर उसके रिगार्डिंग रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 का, जहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, उसको कोई अपना काम कंप्लीट करवाना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को सर्च करता है, कॉन्ट्रैक्टर को वो काम कंप्लीट करने के लिए दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ लेबर्स को हायर करता है जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करने के रिगार्डिंग उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट आया गया है। और यहाँ पर जो है पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको अब लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देना होता है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, रेस्टरूम की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटीज़ और फर्स्ट एड फैसिलिटीज़। इसके अलावा जो है उनको वेजेस जो है टाइम पर देना होता है और सभी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने होते हैं। तो यही है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। आपने देखा होगा कि आपके आसपास की फैक्ट्रीज़ में शॉप्स हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सिनेमा थिएटर्स हो गए, या फिर जो न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं, प्राइवेट मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनका जो वेज होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर? तो ऐसे में उनको जब कभी इंजरी हो जाए या फिर कोई मेडिकल इशूज़ आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गया, बीमारी हो गई, या फिर मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ता है, कोई फिजिकल डिसेबलमेंट हो गया जॉब पे काम करते करते, या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गया, या फिर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उनके डिपेंडेंट्स को कुछ मेडिकल केयर या फिर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्टेट इंश्योरेंस जो है वो स्कीम लेकर आया गया। तो इसको जो है सबसे पहले इसको इनॉग्रेट किया था कानपुर में 24 फरवरी 1952 में, जिसको हम ESIC डे के रूप में भी मनाते हैं, बाय द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने जो है इस स्कीम को जो है इनॉग्रेट किया था कानपुर में 24 फरवरी 1952 में, जिसको हम ESIC डे के नाम से जानते हैं। तो ये जो है फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन था ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम से जो है वर्कर्स के लिए ये स्कीम जो है लाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 24 फरवरी 1952, जिसको हम ESIC डे के नाम से जानते हैं। तो बात कर लें ऑब्जेक्टिव की, तो ये यानी कि इस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बेसिक कि टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम that would protect the interest of worker in contingencies such as sickness, यानी कि बीमारी हो गई, मैटरनिटी लीव में जाना पड़ गया, या मिसकैरेज हो जाता है, टेम्प्रोरी या परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट हो गया, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गई, या फिर डेथ हो जाती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेजेज और अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि ऐसी कोई डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से अब जो है आप जो है वेज नहीं अर्न कर सकते हो या फिर अर्न नहीं कर सकते हो, तो उस पे आपको जो है इंश्योरेंस जो है उसके तहत आपको जो है यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता था। दिस एक्ट ऑल्सो गारंटीज रिजनेबली गुड मेडिकल केयर टू वर्कर्स एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स। तो इस एक्ट के जरिए जो है एक अच्छी मेडिकल केयर आपको मिल सकती थी, एम्प्लॉयज़ को मिल सकती थी, और फर्दर जो उनके डिपेंडेंट्स होते थे उनको भी जो है मेडिकल केयर या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट इस एक्ट के तहत उनको दिया जाता। क्लियर? अब बात कर लें कि नेक्स्ट की ये जो एक्ट है इसकी स्कोप क्या है या फिर एप्लीकेबिलिटी किस पे है। तो पहली चीज़ कि ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। द एक्ट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया, और वहीं पे ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो इसको जो है रेगुलेट करती है, एम्पावर करती है, और इसके जो भी डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं वो उस एक्ट के वो नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में सभी जगह पर एप्लीकेबल करवाती है। किस लोगों पे, किन लोगों पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, यानी कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है, किस टाइप के बिजनेस पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली चीज़ ऑल फैक्ट्रीज एक्सक्लूडिंग सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 10%, यानी कि वो
सभी फैक्ट्रीज जो कि कम से कम 10% अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वेज के रूप में, उनको एम्प्लॉय को रख रहे हैं अपने यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू होगा। शॉप्स हो गए, होटल एंड रेस्टोरेंट्स हो गए, सिनेमाज एंड थिएटर्स हो गए, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हो गए, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जहाँ पर 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लें कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सम ऑफ मनी पेबल टू दी कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी कि एक फंड बना दिया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के नाम से, और उस फंड्स में जो है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयर का हिस्सा और एम्प्लॉय का हिस्सा जो है वो पे किया जाता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो मीन्स द सम ऑफ मनी पेबल टू दी कॉर्पोरेशन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज एंड इंक्लूड एनी अमाउंट पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय एक मतलब कि कुछ परसेंट जो है गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, उतना परसेंट जो है एम्प्लॉयर को अपना और एम्प्लॉय का हिस्सा जो है एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जाता है कॉर्पोरेशन को। क्लियर, द कॉन्ट्रीब्यूशंस पेबल शैल ऑर्डरली फॉल ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। तो जो वेज पीरियड का लास्ट डे होता है उस दिन तक जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट कर देना होता है फंड में कॉर्पोरेशन को। अब बात कर लें कि क्या रेट है, तो द कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी पेड एट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेट बताएगा उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। तो करेंटली जो कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है वो 4% है। 4% में कुछ एम्प्लॉयर का है कुछ एम्प्लॉय का है, तो एम्प्लॉयर का ज़्यादा होता है एम्प्लॉय का कम होता है। 3.25% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है और वहीं पे 0.75 जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। याद रहे, एम्प्लॉय खुद नहीं पे करेगा, एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉय का हिस्सा भी पे करेगा। तो एम्प्लॉय का जितना भी वेज होगा, सपोज कि 10,000 है तो 10,000 का 0.75% जो है एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर देगा फंड में, और वहीं पे 10,000 का 3.25% एम्प्लॉयर अपने साइड से पे कर देगा कंट्रीब्यूशन फंड में। क्लियर, तो ये जो है कंट्रीब्यूशन रेट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे बोथ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेक्शन 40 जो है वो एक्ट का ये कहता है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन है दोनों ही वो पे करे कंट्रीब्यूशन फंड में। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और बाय थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो चाहे उस एम्प्लॉय को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली रिक्रूट किया है, एम्प्लॉयड किया है, या फिर किसी इमीडिएट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी बनती है कि उसका हिस्सा भी जो है वो कंट्रीब्यूशन फंड में पे करेगा। तो जितने भी एम्प्लॉय की वेज होगी उसका 3.25% जो है एम्प्लॉयर पे करेगा, और जितना वेज होगा उसका 0.75% वो एम्प्लॉय की वेज से डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन में फंड में जो है सबमिट किया जाता है। अगर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करने से रह जाता है, इफ एनी कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन ड्यू डेट, तो जो भी ड्यू डेट है उस तक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, तो उससे यानी कि एम्प्लॉयर से जो है 12% पर एनम के रेट से जो है चार्ज किया जाएगा। ही शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम और एट हायर रेट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। तो अभी जो है 12% पर एनम है, अगर आगे चल के चेंज करके उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो अगर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ड्यू डेट तक जो है पे नहीं करता है, कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो उससे सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से लिया जाएगा एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। क्लियर, अब बात कर ले कि बेनिफिट्स की कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अंडर द सेक्शन 46 of the act, the insured person, their dependents are entitled to the following benefits on prescribed scale। तो जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस स्केल के तहत जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे किसको, इंश्योर्ड पर्सन को और उनके डिपेंडेंट्स को भी। पहला, पीरियोडिकल पेमेंट इन केस ऑफ सिकनेस सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यानी कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसने सर्टिफाई कर दिया तो कि इंश्योरर को या फिर उसके डिपेंडेंट को कोई पर्टिकुलर सिकनेस है तो उसके लिए जो है पीरियोडिकल पेमेंट जो है उसको दिया जाएगा। पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वर्कमैन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट और मिस कैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी कन्फाइनमेंट। क्लियर, तो यहाँ पर जो है पीरियोडिकल पेमेंट किया जाएगा अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को उसको मिस कैरेज हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से कोई सिकनेस होती है तो उसको जो है यहाँ पर पीरियोडिकल पेमेंट किया जाएगा। पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट
एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे जॉब पे कर रहा था, उसकी वजह से इंजरी हुई, उसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गया, तो उसको पीरियोडिकल पेमेंट दिया जाएगा। पीरियोडिकल पेमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यहाँ पर जो है इंश्योर्ड पर्सन है उसके डिपेंडेंट्स हो गए, उनको भी पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो इंश्योर्ड पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ, यानी कि अगर जो इंश्योर्ड पर्सन उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल के खर्चे भी जो हैं वो इंश्योरेंस इस स्कीम के तहत जो है उसको दिए जाते थे। यानी कि इतने तरीके के बेनिफिट जो है वो मिलते हैं इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। क्लियर। अब यहाँ पर जो है इसके लिए कुछ जनरल प्रोविजन है रिलेटिंग टू बेनिफिट। क्या है कि राइट टू रिसीव बेनिफिट इज नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल, यानी कि ये नहीं कि आप इंश्योर्ड हो लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मेरी जगह किसी और को दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही असाइनेबल है। वहीं पे दूसरा क्या है कि एन इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव फॉर द सेम पीरियड मोर देन वन बेनिफिट, यानी कि यहाँ पर आप जो है दो बेनिफिट एक साथ नहीं ले सकते हो, यानी कि बेनिफिट ऑफ सिकनेस कैन नॉट बी कंबाइंड विद द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी और डिसेबलमेंट। क्लियर। तो आप जो है दो बेनिफिट एक साथ सेम पीरियड में नहीं ले सकते हैं। क्लियर। तो इस स्कीम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पर 3 लेवल पे क्रिएट किया गया है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये 3 चीज़ें जो है बनाई गई हैं जो कि इस स्कीम को जो है मॉनिटर करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं। सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पेड अंडर दिस एक्ट एंड ऑल द अदर मनीज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी पेड इनटू अ फंड, उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, shall be held and administered by the corporation for the purpose of this act। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गई कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस इंश्योरेंस स्कीम का वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करती है, स्टैंडिंग कमेटी सजेशन करती है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है जो कि फर्दर जो है सजेस्ट करती है। और सेक्शन 26 क्या कहता है कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयर के साइड से और जो भी अदर मनी रिसीव होते हैं कॉर्पोरेशन के साइड से वो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड में जो है जाएंगे, और जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, इस फंड को कॉर्पोरेशन ही करेगी इस एक्ट के पर्पस के लिए। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के चैप्टर 6 में एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स के बारे में डिफरेंट सेक्शन में बताया गया है। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं किया, उसको पे नहीं किया, या फिर जो भी बेनिफिट्स मिलने थे, क्लेम्स मिलने थे, उसको लेकर जो है डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के चैप्टर 6 में एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स के अंदर डिफरेंट सेक्शन में बताया गया है कि कैसे जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है या फिर क्लेम्स को लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है। तो एजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ जजिंग अ केस, कॉम्पिटिशन और आर्ग्यूमेंट और ऑफ मेकिंग अ फॉर्मल डिसीजन अबाउट समथिंग। तो जो डिस्प्यूट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर जो भी डिस्प्यूट्स होता है उसको जज करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस सेक्शन में बताया गया है। तो सबसे पहले कि अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको लेकर कोई इशू आता है तो उसके लिए जो है एक एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। सेक्शन 74 में इसके बारे में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो गैजेट, ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, यानी कि बनाएगी। क्लियर। और इसमें जो है कौन होगा ऑफिशियल, तो एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जुडिशियल ऑफिसर और इज़ अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ 5 years स्टैंडिंग शैल बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड। तो जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड बनाएगी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें जो जज होगा वो या तो जुडिशियल ऑफिसर हो या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो जो कि 5 year का उसके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर कोई डिस्प्यूट या फिर क्लेम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत तो उसके एजुडिकेशन के लिए एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड जो है वो बनता है एज पर सेक्शन 74। उसके बाद अब सेक्शन 75 में बताया गया है कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोड में डील किए जाते हैं। क्लियर। तो वेदर एनी पर्सन इज एन एम्प्लॉय
within the meaning of this act or whether he is liable to pay the employees contribution, तो जो है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जा सकता है अगर उसके पास डिस्प्यूट है। द रेट ऑफ वेजेस और एवरेज डेली वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट को लेकर जो भी रेट ऑफ वेजेस है या फिर एवरेज डेली वेजेस है उससे लेकर कोई डिस्प्यूट है तो इस इंश्योरेंस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जा सकता है। द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना था उसके रेट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जा सकता है। द पर्सन हु इज और वॉज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, वो जो है उसको डील कर सकता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। वहीं पे द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एनी बेनिफिट एंड एज टू द अमाउंट एंड ड्यूरेशन देयर ऑफ, अगर इसको लेकर कि मतलब कि आपको क्या बेनिफिट मिलने थे या फिर कितना अमाउंट मिलना था या फिर ड्यूरेशन को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जा सकता है। यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है या फिर जो कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कोर्ट में एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जा सकता है उसको लेकर। क्लियर। उसके अलावा एनी अदर मैटर विच इज इन डिस्प्यूट बिटवीन अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉर्पोरेशन और बिटवीन अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड an immediate employer or between a person and the corporation or between an employee and a principal or immediate employer, तो अगर किसी भी वजह से कोई भी ऐसा मैटर जो कि इस एक्ट में इंक्लूडेड है उसको लेकर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉर्पोरेशन या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर और या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट है तो वो जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जाएगा। क्लियर। तो ये सारे मैटर्स हैं जो कि डील करता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि किस टाइप के क्लेम को लेकर जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट डिसीजन दे सकती है। तो द फॉलोइंग क्लेम शैल बी डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट नेमली। पहला क्या है, क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया है तो उसके लिए क्लेम ले सकता है एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है। क्लेम बाय अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू रिकवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो किसी भी इमीडिएट एम्प्लॉयर से जो है क्लेम कर सकता है कि उससे वो रिकवर करे जो भी उसको कंट्रीब्यूशन देना था। क्लेम अंडर सेक्शन 70 फॉर द रिकवरी ऑफ द वैल्यू और अमाउंट ऑफ द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय पर्सन व्हेन ही इज नॉट लॉफुल इंटाइटल्ड देयर टू, यानी कि सपोज कि कोई एम्प्लॉय है उसने जो है वो बेनिफिट अवेल कर लिया जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं था तो उसके लिए भी जो है रिकवरी ले सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और उसके लिए जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। इफ एनी क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ एनी बेनिफिट एडमिसिबल अंडर दिस एक्ट, तो उसके लिए भी जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने या फिर एम्प्लॉय ने जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं किया तो उसके लिए क्लेम जो है क्लेम का ऑर्डर दे सकती है। अगर किसी ने गलत तरीके से बेनिफिट ले लिया वो एलिजिबल नहीं था तो उसके लिए जो उससे रिकवर करने के लिए जो है ऑर्डर दे सकती है। तो ये जो है मेजर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन है या फिर क्लेम को लेकर इंश्योरेंस कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है। अब बात कर लें कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, तो 77 सेक्शन में कहा गया है कि जो प्रोसीडिंग है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट वो जो है जैसे ही उसको एप्लीकेशन मिलेगा तुरंत प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन एरोज, यानी कि जब भी ये कॉज हुआ है जब भी वो डिस्प्यूट हुआ है तो उसके 3 साल के अंदर जो है एप्लीकेशन देना होगा और जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसके बाद ही जो है आपकी प्रोसीडिंग यानी कि केस की सुनवाई होगी। क्लियर। तो ये सेक्शन 77 में कहा गया। अब बात कर लें कि पावर ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, तो कुछ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट को पावर दी गई है जो कि सेक्शन 78 में कहा गया कि शैल हैव ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रिंग ओथ एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस एंड सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। तो यानी कि जो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट माना गया है और उसके पास ये पावर है कि वो किसी को भी समन भेज सके, किसी को भी विटनेस के लिए बुला सके, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको मांगा जा सके कि डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करिए, कोई भी जो है वहाँ पे ओथ मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि सिविल कोर्ट के जैसा उनके पास पावर रहता है। हालांकि रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये सारे पावर रहते हैं। द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पे जो ऑर्डर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट देगी उसको जो है इन्फोर्सेबल माना जाएगा, उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा और सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट शैल बी इन्फोर्सेबल एज इफ इट वेयर डिक्री पास्ड इन अ सूट बाय सिविल कोर्ट, यानी कि जिस तरीके से सिविल कोर्ट जो ऑर्डर देता है वो इन्फोर्सेबल होता है, उसको
फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से जब एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड कोई ऑर्डर देगा तो उसको जो है फॉलो करना होगा। डिग्री का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट और ऑफिशियल यानी किसी पर्सन द्वारा, ठीक है। अब बात कर लें कि अपील, यानी कि अगर जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ने कोई केस का ऑर्डर दे दिया, उसने क्लेम का ऑर्डर दे दिया किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को या फिर जो है एम्प्लॉय के लिए, तो उसके अगेंस्ट आप जो है अपील कर सकते हैं। तो सेक्शन 82 में कहा गया है कि एन अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। तो अगर आप जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एन अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी 60 डेज, यानी कि आपको 60 दिनों के अंदर जो है अपील बनाना होगा। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट ने जिस दिन आपको ऑर्डर दिया उस दिन से आपको 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील करना होगा, अगर आप जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं है। वहीं पे स्टे ऑफ पेमेंट पेंडिंग अपील, तो सेक्शन 83 में कहा गया है कि वेयर द कॉर्पोरेशन हैज प्रेजेंटेड एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, यानी कि जब कोई कॉर्पोरेशन जो है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया हो हाई कोर्ट में, तो कोर्ट में एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट शैल विथहोल्ड द पेमेंट ऑफ एनी सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के अगेंस्ट जो है ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो अपने आप से चाहे हाई कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के डायरेक्शन से उस ऑर्डर को जो है स्टे कर सकती है, यानी कि रोक सकती है। अब सपोज कि जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि कॉर्पोरेशन को 1 लाख रुपए जो है अगले महीने तक सबमिट करना है। अब फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट की इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है कॉर्पोरेशन हाई कोर्ट में अपील कर देता है, तो जो 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए जमा करना था कॉर्पोरेशन को, उस पर स्टे लगाया जा सकता है। यानी कि अब उसने अपील कर दिया हाई कोर्ट में, तो जो कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे 1 लाख रुपए जो 1 महीने के अंदर जमा करना था वो रुक जाएगा, यानी कि अभी आपको 1 लाख रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है। जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के चैप्टर 6 से जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इस एक्ट के तहत जो भी चीज़ें डील होती हैं उससे रिलेटेड जब डिस्प्यूट्स होते हैं, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या फिर कोई अदर जो है बेनिफिट को लेकर या फिर अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड जो है सेक्शन 74 के तहत जो है बनाती है। उसमें जो है एक जज होता है, वो जुडिशियल ऑफिसर या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। वहीं पे कुछ सेक्शन 75 में कौन कौन से मैटर डील किए जाएंगे एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में उसके बारे में बताया गया। क्लियर। उसके बाद फिर क्या क्या क्लेम से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट उसके बारे में बताया गया सेक्शन 75 में ही। सेक्शन 77 में बताया गया कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, तो जब एप्लीकेशन मिलेगा तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और डिस्प्यूट्स होने से 3 साल के अंदर ही जो है वहाँ पर एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के पावर्स के बारे में बताया गया सेक्शन 78 में। तो वहाँ पर एक सिविल कोर्ट की जो पावर होती है वही पावर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट को भी रहेगी वहाँ पर। क्लियर। वहीं पे उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के ऑर्डर से नाखुश हैं तो सेक्शन 82 के तहत आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60 डेज के अंदर। और सेक्शन 83 में बताया गया है कि अगर आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो उस केस में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे जो भी ऑर्डर रहा होगा क्लेम को रिकवर करने के लिए उस पर जो है स्टे लगाया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के चैप्टर 7 में पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो पेनल्टीज़ क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय कोई ऑफेंस करता है इस एक्ट के तहत तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाया जाता है, यानी कि उसको जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा या फिर दोनों ही उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है, यानी कि उसको जेल के साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर को जो है कई बार कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पे करना पड़ता है इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉय के वेजेस से जो है एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन का हिस्सा भी डिटेक्ट कर ले रहा है, या फिर एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको जो है ऑफसेट कर रहा है, उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करने दे रहा है उनको। तो इस केस में क्या होता है कि उनके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 ऑफ दिस एक्ट। तो हु एवर नोइंगली मेक्स और कॉजेज टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी जानबूझकर अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग एनी
इंक्रीज इन पेमेंट और बेनिफिट अंडर इस एक्ट, यानी कि ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए जो है फॉल्स स्टेटमेंट दिखा रहा है। और फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग एनी पेमेंट और बेनिफिट टू बी मेड वेयर नो पेमेंट और बेनिफिट इज अथॉराइज्ड, यानी कि जहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होना था, फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, वहाँ पे भी आपको जो है पेमेंट या फिर बेनिफिट ले लिया आपने फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से। या फिर फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट और इनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड एनी सच पेमेंट, यानी कि आपको कोई पेमेंट करना था लेकिन आपने फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके आपने पेमेंट नहीं किया या फिर किसी और को पेमेंट करने से रोक दिया। तो इस केस में क्या है, ये पनिशमेंट, ये जो है ऑफेंस बनेगा। और ऑफेंस बनेगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी कि अगर आप जो है shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine not exceeding 2000 rupees or with both, यानी कि अगर आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉल्स जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हो और उसके बेसिस पे या तो आपको पेमेंट करना था, पेमेंट नहीं किया, आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेते हो फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो उस केस में आपको 6 महीने की जेल, 6 महीने तक की जेल या फिर आपको जो है 2000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। क्लियर। वेयर एन इंश्योर्ड पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है वो उसको जो है सज़ा मिलती है या फिर उसने जो है ऑफेंस किया है, तो उस केस में ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी कैश बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। तो उसको क्या होगा कि अगर वो इंश्योर्ड पर्सन है तो उसको कोई भी बेनिफिट, कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एक्ट के तहत फॉर सच अ पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी पीरियड बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पीरियड तक जो है उसको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो कॉन्विक्टेड होता है, तो यानी कि उसने ऑफेंस किया है, तो फॉल्स स्टेटमेंट देकर जो है कोई चीज़ उसने सर्विस अवेल की है। क्लियर। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट देकर आप जो है पेमेंट बढ़ा देते हो, बेनिफिट बढ़ा देते हो, या फिर आपको पेमेंट करना था आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट करने से बच जाते हो, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल प्लस 2000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर पर्सन इंश्योर्ड है तो उस केस में उसको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। अब बात आती है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन। अगर जो है एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है, तो सेक्शन 85 में बताया गया है कि अगर कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, अगर वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो उसके वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन विच अंडर दिस एक्ट ही इज़ लायबल टू पे, तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है इस एक्ट के तहत जो उसको पे करना चाहिए था, तो वो जो है ऑफेंस में आएगा। डिडक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि उस पर्सन ने क्या किया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था उसको भी एम्प्लॉय के वजह से डिडक्ट कर लिया, चाहे पूरा चाहे थोड़ा, तो ये भी क्या है, ऑफेंस है। आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर खुद देगा, एम्प्लॉय की वजह से नहीं काटना चाहिए। इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 72 रिड्यूस द वेजेस और एनी बेनिफिट एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को कोई वेजेस या फिर बेनिफिट मिलना था सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बेनिफिट को उसने रिड्यूस कर दिया, तो वो भी ऑफेंस है। यहीं पे डी में बताया गया कि इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और एनी रेगुलेशन डिसमिसेस, डिस्चार्ज, रिड्यूसेस और अदरवाइज पनिशेस एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को पनिश कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, डिस्चार्ज कर दे रहा है सेक्शन 73 में जो सा नहीं करना चाहिए था, तो वो भी ऑफेंस होगा। फेल्स और रिफ्यूज टू सबमिट एनी रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस और मेक ए फॉल्स रिटर्न, यानी कि जो पर्सन है वो फॉल्स रिटर्न पे कर रहा है या फिर रिटर्न नहीं पे करता है, रिटर्न को करने से रिफ्यूज करता है सबमिट करने से, तो उस केस में भी क्या है, ये ऑफेंस बनेगा। ऑब्स्ट्रक्ट एनी इंस्पेक्टर और अदर ऑफिशियल ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, यानी कि जो भी इंस्पेक्टर है फिर जो ऑफिशियल कॉर्पोरेशन है, ऑफिशियल पर्सन है उस कॉर्पोरेशन के, उनको उनकी एक्टिविटीज़ करने से रोकता है, उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोकता है। या इज गिल्टी ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ और नॉन कॉम्प्लायंस विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और द रूल ऑफ द रेगुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेशल पेनल्टी इज प्रोवाइडेड, यानी कि कोई ऐसा इस एक्ट के तहत कोई ऐसी पॉइंट जिसका जो है एम्प्लॉयर ने फिर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंट किया है या फिर उसको कॉम्प्लायंस नहीं किया है, नॉन कॉम्प्लायंस किया है और इसके बारे में यहाँ पर पेनल्टी के बारे में नहीं बताया गया है, तो वो भी इसमें सेक्शन 85 में इंक्लूड हो जाएगा। तो सेक्शन 85 में कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया वो तो आएगा ही, साथ ही साथ जो बी सी डी ई एफ और जी हैं ये भी अगर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो ऑफेंस माना जाएगा और जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ पर ए के लिए जो फेज टू पे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ अंडर दिस एक्ट ही इज़ लायबल टू पे, यानी कि इस एक्ट के अंदर उसको पे करना था लेकिन वो जो है पे नहीं करता है अपने कंट्रीब्यूशन को, तो उसके लिए अलग ऑफेंस है। बाकी बी सी डी
ई एफ जी के लिए अलग ऑफेंसेज हैं। तो यहाँ पर क्या है, शैल बी पनिशेबल ऑफेंस अंडर क्लॉज ए, यानी कि ए वाला अगर वो नहीं परफॉर्म करता है, ए वाला ऑफेंस करता है, तो उस केस में क्या पेनल्टीज होगी इसको, तो विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक की सजा उसको जेल हो सकती है, बट which shall not be less than 1 year in case of failure to pay the employee's contribution which has been deducted by him from the employee's wages and shall also be liable to fine of 10,000 रुपये। यानी कि 3 साल तक की मैक्सिमम सजा तो होगी, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया और एम्प्लॉय के वेज से उसको डिडक्ट भी कर लिया, एम्प्लॉय के वेज से जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उसके वेज से डिडक्ट कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन को पे नहीं किया, तो उस केस में कम से कम 1 साल तक की सजा तो होगी, उसको जेल होगी और प्लस 10,000 रुपये का फाइन भी लगेगा। तो क्लियर, तो यहाँ पे है कि मैक्सिमम 3 साल तक की सजा होगी अगर वो ए वाला ऑफेंस करता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक की, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसने पे नहीं किया और एम्प्लॉय की वजह से डिडक्ट कर लिया, तो उस केस में कम से कम 1 साल तक की सजा तो होनी ही होनी है उसको और प्लस 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। वहीं पे दूसरा है विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ इन एनी अदर केस एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़। इसके अलावा अगर जो है किसी वजह से वो कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की जेल होगी और प्लस जो है वहाँ पर 5,000 रुपये का उसके ऊपर फाइन लगेगा। क्लियर, तो ये क्लॉज ए के लिए, यानी कि ए वाला ऑफेंस करता है। तो बाकी जो बी से लेके जी तक थे, अगर वो वाला ऑफेंस करता है कोई भी पर्सन, तो वहाँ पर उसको क्या होगा, 1 ईयर और बोथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 4,000 रुपये और विथ बोथ, यानी कि उस केस में उसको 1 साल तक की जेल होगी प्लस क्या होगा, उसको जो है 4,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा या फिर दोनों ही लगेगा उसको। क्लियर, तो या तो 1 साल की सजा या तो 4,000 रुपये या तो दोनों ही उसके ऊपर पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं अगर वो क्लॉज बी से जी तक के ऑफेंस को करता है। ए वाला ऑफेंस करेगा तो 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है, 10,000 रुपये तक का फाइन है अगर एम्प्लॉय के वजह से काट लिया और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को पे नहीं किया, और वहीं पे अगर कोई अदरवाइज से जो है उसने पे नहीं किया तो उस केस में 5,000 रुपये का फाइन प्लस 6 महीने की जेल उसको होगी। क्लियर, वहीं पे बी से जी तक के ऑफेंस को करता है तो 1 साल तक की सजा या फिर 4,000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब सपोज कि आप जो है जो पर्सन है वो अपनी गलती बार बार दोहरा रहा है, बार बार कर रहा है, पहली बार गलती की थी उसको सजा मिल गई, उसके बाद फिर से उसने वही गलती कर दी, तो इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि आपने पहले गलती की थी उसके बाद फिर से जो है आप गलती कर रहे हो, तो 85A में उसके बारे में कहा गया, क्या कहा गया, Whoever commits the same offence shall for every such subsequent offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine of 5,000 rupees। यानी कि पहले जब आपने गलती की आपको सज़ा मिल गई, उसके बाद फिर आप गलती करते हो तो उस केस में आपको जो है 2 साल तक की सज़ा और प्लस यहाँ पर 5,000 रुपये का फाइन भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस इज for failure by the employer to pay any contribution which under this act he is liable to pay, he shall for every such subsequent offense be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years but which shall not be less than 2 years and shall also be liable to fine of 25,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने पीछे देखा कि क्लॉज ए वाला, तो यहाँ पर क्लॉज ए में जो ऑफेंस था कि अगर जो है वो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, तो अगर पहली बार करता है तो उसके हिसाब से उसको जो है 3 साल से मिनिमम 1 साल से 3 साल तक वहाँ पे उसको जेल हो जाएगा प्लस जो फाइन था वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा से वही गलती करता है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं करता है, अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी यही गलती करता है, तो उस केस में उसको कम से कम 2 साल से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और वहीं पे उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ का फाइन भी लगाया जाएगा। क्लियर, बाकी बी से जी के जो ऑफेंसेस हैं उस केस में क्या है कि 2 साल तक की सज़ा और प्लस आपको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लॉज ए वाला आप जो है ऑफेंस करते हैं, कंट्रीब्यूशन पे नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको अगर मतलब ये गलती पहली बार गलती कर दी थी उसको सज़ा मिल गई, दूसरी, तीसरी, चौथी बार गलती करते हैं तो उस केस में 2 से 5 साल तक की सज़ा प्लस 25,000 रुपये का फाइन लगेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, क्लॉजेस थे एम्प्लॉय स्टेट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1948 के पेनल्टीज़ के तहत। देखिए नाम में ही क्लियर है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, यानी कि क्या होता है कि कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ से उनसे वर्क नहीं करवाया जा सकता है। वहीं पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन से जॉब करवाया जा सकता है, लेकिन उनको रेगुलेट करने की जो होते हैं, उनको ये डिसाइड करने की होती है कि वो कैसे वर्किंग कंडीशन क्या होगी, तो कहाँ कहाँ पर उनसे जॉब
नहीं करवाया जा सकता और कहाँ कहाँ पे जॉब करवाया जा सकता है, तो किस तरीके से जॉब करवाया जा सकता है, इसी को मॉनिटर करने के लिए, इसी को जो है रेगुलाइज करने के लिए जो है ये एक्ट आया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड टू रेगुलेट कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन को जो है एंगेज करने से रोकना, और कुछ एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन अगर एंगेज हैं तो उसमें जो है वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसको रेगुलेट करना ही इस एक्ट का जो है काम है। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज। तो चाइल्ड आप किसके कहेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड वो हो गया जिसने 14 ईयर की एज जो है कंप्लीट नहीं की है, तो वो चाइल्ड कहलाएगा। तो बट ऑब्वियस बात है कि 14 ईयर्स का जो एज कंप्लीट नहीं किया तो वो चाइल्ड आएगा। और कई सारे ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनसे जो है वर्क नहीं करवाया जा सकता, उनको जॉब पे नहीं रखा जा सकता। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बैन करना है, यानी कि दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर 14th ईयर इन स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, यानी कि इस एक्ट में कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ जॉब हैं जो कि स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कि वहां पे चिल्ड्रन को जॉब नहीं दिया जा सकता, वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है जो 14 ईयर से नीचे हैं उनको, तो उसको जो है बैन करना। नेक्स्ट है ले डाउन ए प्रोसीजर टू डिसाइड मॉडिफिकेशन टू द शेड्यूल ऑफ बैंड ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बैंड ऑक्यूपेशन और प्रोसेस है जहाँ पे चिल्ड्रन को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं उसके ऊपर रिगार्डिंग जो है मॉडिफिकेशन अगर उसमें कुछ करना है तो उसको जो है ले डाउन करना। रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन एम्प्लॉयमेंट वेयर दे आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग। कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं, ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन को वर्क करने से नहीं रोका गया है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, वर्क कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसको जो है रेगुलेट करना भी ऑब्जेक्टिव है। ले डाउन enhanced penalties for employment of children in violation of the provision of this act and other act which forbid the employment of children। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है जो पेनल्टीज होती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि आप अगर चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो अपने यहाँ पे वायलेशन करके, यानी कि चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है या फिर कोई दूसरा एक्ट है उसको वायलेट करके आप चिल्ड्रन से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो जिसमें अलाउड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी, तो उसको भी ले डाउन करता है ये एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एंड लास्ट टू ऑब्टेन यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन द रिलेटेड लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक यूनिफॉर्मिटी होता है, कहीं पे 14 ईयर से नीचे जो होते हैं उनको चिल्ड्रन माना जाता है, कहीं पे 15 ईयर से नीचे होते हैं उनको चिल्ड्रन माना जाता है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है, जहाँ पे अब ये है कि जो चिल्ड्रन हैं वो 14 ईयर से नीचे हैं तो उनको चिल्ड्रन माना जाएगा, और वो कौन से जॉब में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, कौन से जॉब में वो कौन से एम्प्लॉयमेंट में जो है वो जॉब पा सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयमेंट में कौन जॉब नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 3 है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। तो ये प्रोविजन है यानी कि कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया जा सकता, उनसे वर्क नहीं लिया जा सकता। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन द पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल और इन एनी वर्कशॉप वेयर इन एनी ऑफ द प्रोसेस सेट फोर्थ इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल इज कैरिड ऑन। तो सेक्शन 3 में ये चीज़ बताया गया है कि इस एक्ट में जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में पार्ट ए और पार्ट बी में दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में जो है कुछ ऑक्यूपेशन है और पार्ट बी में कुछ प्रोसेस हैं जहां पे चिल्ड्रंस को आप जो है ऑक्यूपाइड या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं एज पर सेक्शन 3। द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी वर्कशॉप वेयर इन एनी प्रोसेस इज कैरिड ऑन बाय द ऑक्यूपायर विद द एड ऑफ हिज फैमिली और टू एनी स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय और रिसीविंग असिस्टेंस और रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वहाँ ये प्रोविजन वहाँ पे नहीं लगेगा जहाँ पे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो वहाँ पे जो है ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो सेक्शन 3 है। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। यहाँ पे सेक्शन 4 में पावर दी गई है इस शेड्यूल को अमेंड करने की, यानी कि ये जो शेड्यूल है जहाँ पे ऑक्यूपेशन का जो कौन कौन से ऑक्यूपेशन और कौन से प्रोसेस है जहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, उसको अमेंड कौन कर सकता है, तो उसको अमेंड सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गैजेट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट नॉट लेस देन 3 month नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन सो टू डू, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाह रही है उसमें अमेंडमेंट तो 3 महीने पहले उसको नोटिस भी देना होगा, उसके बाद जो है उसको अमेंडमेंट कर सकती है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अमेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता ऑक्यूपेशन और प्रोसेस को जहां पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्शन 5 चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे क्या है इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी जो है सेटअप करना चाहिए जो कि वो गवर्नमेंट को सजेशंस देगी। तो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू बी कॉल्ड द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी
टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडिशन टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस टू द शेड्यूल। तो जो शेड्यूल है इस एक्ट में, उसमें और ऑक्यूपेशन या प्रोसेस को एड ऑन करना या फिर उसमें से रिमूव करना, उसके लिए सजेशन देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट रिलीज करके चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेटअप कर सकती है, और जो कि वो क्या करेगी, एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, द कमिटी सेल कंसिस्ट ए चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमिटी में एक चेयरमैन और 10 मेंबर जो हैं इंक्लूड कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986 में आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क सेक्शन 7। तो यहाँ पे क्या गया कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ सच नंबर ऑफ आवर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा वर्किंग आवर, उससे ज़्यादा वर्क जो है आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं ले सकते हो चिल्ड्रन से। द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी सो फिक्स दैट नो पीरियड शैल exceed 3 hours and that no child shall work for more than 3 hours before he has had an interval for rest of एटलीस्ट 1 आवर। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट देने से प्रोहिबिशन नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप चिल्ड्रन को आप रख रहे हो वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे जो है उनसे 3 घंटे से लगातार ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है, और साथ ही साथ 3 घंटे के अंदर आप जो है उनको 1 घंटे का रेस्ट आवर भी देंगे। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ए चाइल्ड शैल बी सो अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट अंडर सब सेक्शन 2 इट शैल नॉट बी स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क ऑन एनी डे। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जो अगर आप जो है किसी जो है चिल्ड्रन को अपने वर्क अपने यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और उससे 3 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हो, और 1 घंटे का इंटरवल भी आपको देना है, तो ये दोनों मिला के 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 घंटे प्लस 1 घंटे मिला के 4 या 5 घंटे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा का जो है वर्किंग आवर नहीं होना चाहिए दोनों मिला के। और याद रखिए कि इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क ऑन एनी डे, यानी कि आपने बोला कि आप बाहर वेट करो, आपका टाइम 1 बजे से होगा, तो जो वेट कर रहे हैं उस टाइम को भी उसमें काउंट करके 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कही गई है। नो चाइल्ड shall be permitted or required to work between 7 PM and 8 AM। तो इस एक्ट अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से कम है, अगर सबसे वर्क ले रहे हो तो रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है वो काम नहीं करेगा। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम। किसी भी चिल्ड्रन से, चाइल्ड लेबर से आप जो है ओवर टाइम काम नहीं करवा सकते। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि अगर कोई चिल्ड्रन है वो किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में किसी डे पे काम कर रहा है, तो उस दिन उससे किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं करवाया जा सकता। यानी कि सपोज करिए कि बच्चा है कहीं और जो है 3 घंटे काम करके आया, उसके बाद आपके पास आ गया और आपसे बोल रहा है कि हम काम रख लिए, तो आप नहीं दे सकते। वहाँ पे वो 3 घंटे काम करके आ गए, अब आप जो है 3 घंटे उसको उस दिन नहीं करवा सकते, अगले दिन 3 घंटे करवा सकते हो। तो ये भी इस एक्ट में कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब है वीकली हॉलीडेज। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको, जो चाइल्ड लेबर है उनको भी जो है आपको वीक हॉलीडेज देना चाहिए। एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ऑल ईच वीक ए हॉलीडे ऑफ 1 होल डे। यानी कि हर वीक में एक फुल डे छुट्टी किसी भी बच्चे को मिलना चाहिए जो कि एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है। शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन 3 मंथ। और उस छुट्टी के जो वीक ऑफ होता है उसको जो है 3 महीने में एक ही बार जो है चेंज कर सकता है एम्प्लॉयर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि सपोज करिए कि कई कई जगह होता है कि वीक ऑफ जो है मंडे को दिया जा रहा है, कहीं पर ट्यूसडे को दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को, कहीं पर किसी को थर्सडे को दिया जा रहा है। तो ये जो वीक ऑफ है वो 3 महीने तक होना चाहिए, 3 महीने में एक बार जो है एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है। तो वीक ऑफ भी जो है मिलना चाहिए चाइल्ड लेबर के केस में। पेनल्टीज़ की बात करते हैं, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कंट्रावेंशन करता है इस प्रोविजन को, जो भी प्रोविजन है यहाँ पे, अगर वो करता है तो उस केस में उसको 3 महीने की कम से कम, और जिसको बढ़ा के 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट यानी जेल किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये से कम नहीं होगा का फाइन लगाया जा सकता है, और उसको एक्सटेंड करके 20,000 रुपये का फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही, यानी जेल और फाइन दोनों ही लगाया जा सकता है। तो अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा काम करता है या कंट्रावेंशन करता है इस प्रोविजन में, जो इस एक्ट में प्रोविजंस हैं उनको तोड़ता है, तो उस केस में कम से कम 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 10,000 से 20,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों उस पर लगाया जा सकता है। हु एवर कमिट्स ए लाइक ऑफेंस आफ्टरवर्ड ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 6 months but which may be extended to year। यानी कि अगर कोई ऐसा है, एक बार उसने तोड़ दिया, उसको फाइन लग चुका है, उसके बाद भी वो गलती कर रहा है, उसके बाद भी प्रोविजंस को तोड़ रहा है, तो उस केस में उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है whoever fails to give notice as required by section 9। सेक्शन 9 में जो भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर नोटिस नहीं दे पाता है, fails to maintain a register as required by section 11। यानी कि जो रजिस्टर मेंटेन रखना था कि आपके यहाँ पे कितने चाइल्ड काम कर रहे हैं, कब आए कब गए, उसको मेंटेन नहीं कर पाता है,
या फिर उसमें फॉल्स एंट्री करता है। फेस टू डिस्प्ले नोटिस कंटेनिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 12। तो सेक्शन 3 का जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको जो है वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए, अगर उसको नहीं लगा पाता है। फेस टू कंप्ली विथ और कंट्रावेंस एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर, यानी कि कोई अदर प्रोविजंस को अगर ये जो है कंप्ली नहीं कर पाता है, फिर कंट्रावेंस करता है, तोड़ता है, तो उस केस में जो है वो पनिशेबल होगा और वहाँ पे जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट जो है दिया जाएगा, जो कि 1 महीने से 1 महीने तक का हो सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपये और विद बोथ, यानी कि यहाँ पे 1 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही साथ दोनों भी लगा जा सकता है, यानी कि या तो अलग अलग एक ही चीज़ लगा दिया या फिर दोनों एक साथ लगा दिया। तो अगर ABCD जो सेक्शन 3 में ABCD पॉइंट है, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो सेक्शन 14 पेनल्टी से रिलेटेड है, जहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 3 को अगर वो फॉलो नहीं करता है, कंट्रावेंट करता है, तो उस केस में उसको 6 महीने से 1 साल तक की सजा या फिर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हेल्थ और सेफ्टी के लेकर भी जो है गाइडलाइंस दी गई हैं सेक्शन 13 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेक्शन 13 में जो भी गाइडलाइन है, साफ साफ वही चीज़ें हैं कि क्लीननेस होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और एफ्लुएंट के लिए होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, डस्ट और फ्यूम नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है तो वहाँ पे आपको है जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिफिकेशन करना होगा, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम की फैसिलिटी हो चाहिए, स्पिटून्स यानी कि स्पिट करने के लिए जो बकेट्स होनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए मशीनरी के आसपास अगर वो डेंजरस मशीन्स हैं, वर्क एट और नियर मशीनरी इन मोशन, यानी कि कोई मोशन वाली मशीनरी है तो वहाँ पे जो आसपास काम कर रहे हैं तो उसको भी जो है सेफ्टी रखनी वहाँ पे। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड गाइडलाइंस है। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेड्यूल है, जहाँ पे ये बताया गया कि कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं, कौन सी जगह पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आपको दिए, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस एक्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स और मेल्स बाय रेलवे, सिंडर पैकिंग हो गया, या फिर ए पोर्ट अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी पोर्ट, एबोटियर्स या स्लॉटर हाउस हो गया, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गार्गेज हो गया, फाउंड्रीज हो गया। तो यहाँ पे वो ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ पे वो काम नहीं कर सकते, जैसे कि प्रोसेस में है, वो पार्ट बी में है तो वहाँ पे बीड़ी मेकिंग हो गया, कारपेट वेविंग हो गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या मिका कटिंग और स्प्लिटिंग हो गया, शेलैक मैन्युफैक्चर हो गया, सोप मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये वो प्रोविजन है, यानी कि ये वो प्रोसेस और ये ऑक्यूपेशन है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे चिल्ड्रन काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जो है इसको देख लीजिएगा, नॉर्मली इसको आपको याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए हेल्प आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।